All right, so hello everyone and welcome to the session on Indian polity and governance. जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 23 और 24 विच प्रोवाइड्स फॉर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया था, जो एक अलग कैटेगरी ऑफ राइट था, और आज जो हम दो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो एक अलग कैटेगरी ऑफ राइट्स है, जिसको कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जब शुरुआती लेक्चर्स में जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने तीन ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे, तीन ऐसी फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक्सेप्शनल है। किस तरह से एक्सेप्शनल है? In general, fundamental rights are available against the state, but there are three exceptional rights which are available against state as well as against individual. तो पहली वो राइट थी आर्टिकल 17 और बाकी दो राइट है आर्टिकल 23 एंड 24. So basically these two rights which are explained in this umbrella term right against exploitation, these are available against both state and individual. यदि कोई individual आपके right against exploitation को violate कर रहा है तो उसको punishment मिल सकती है. He shall be liable to punishment under various laws made by parliament. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन पनिशमेंट को प्रोवाइड नहीं करता है. यदि कोई एक ऑफेंस कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट देने कोई लॉ होगा, ठीक है. तो यदि कोई इंडिविजुअल आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को वायलेट कर रहा है तो क्या होगा? पनिशेबल ऑफेंस होगा, पनिशेबल अंडर एनी एक्ट. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. तो सबसे पहला आर्टिकल जो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है दैट इज आर्टिकल 23 विच प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर. आइए बारी बारी समझते हैं ये दोनों टर्म्स क्या हैं. ठीक है, सो दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स बेसिकली थ्री थिंग्स. नंबर वन इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. हिंदी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कहें तो देह व्यापार या मानव व्यापार. आदमियों की, आदमियों से मेरा मतलब है इंसानों की, आदमी और औरत दोनों इसमें इंक्लूसिव हैं. ठीक है, मानव की, इंसानों की खरीद या उनकी बिक्री. ठीक है, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. क्यों होती है भाई इंसान की खरीदी या बिक्री? सेलिंग ऑफ और बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन किस किस पर्पज से भाई? फॉर एंगेजिंग इन स्लेवरी, सर्विंग और कंपेलिंग पीपल इनटू immoral activities involving women, children, crippled person. ठीक है, इन सारे लोगों को immoral activities में इन्वॉल्व करना. किस तरह की immoral activities? प्रोस्टिट्यूशन जैसी. इन सारे पर्पस से इंसान को खरीदना या बेचना इज टर्म्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार को रोकता है. किसके लिए? स्लेवरी जानते ही होंगे आप, गुलामी. तो पहले गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे. ह्यूमंस वर ट्रेडेड लाइक आर्टिकल्स और गुड्स. ऐसे दो, इंसान ले जाओ, गुलाम ले जाओ. हमने गुलाम किसी और से खरीदा, फिर थोड़े और प्रॉफिट पे आपको बेच दिया. इस तरह की एक बड़ी ही इनह्यूमन प्रैक्टिस हुआ करती थी स्लेवरी की. तो स्लेवरी के पर्पज से या फिर इमोरल एक्टिविटीज लाइक प्रोस्टिट्यूशन, इनके लिए इंसानों को खरीदना या बेचना होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग. आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है फॉर बोथ स्टेट्स एंड इंडिविजुअल.
स्टेट भी नहीं कर सकता ये काम और इंडिविजुअल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बात आती है वही कि यदि इंडिविजुअल कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उसको रोका जाएगा किसी एक पर्टिकुलर लॉ को बनाकर। कोई एक लॉ होगा जो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को पनिशेबल बनाएगा। सो द एक्ट इज नेम्ड एज इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है। इटपा भी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इटपा यानी कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी आर्टिकल का, या यूं कह लें कि दूसरी ऐसी प्रैक्टिस जो कि प्रोहिबिटेड है इस आर्टिकल में, दैट इज फोर्स्ड लेबर एंड बेगार, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, कंपल्सरी लेबर, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, दैट इज फोर्स्ड लेबर, जिसको हिंदी में हम बेगार भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपल्सरी वर्क विदाउट पेमेंट, किसी से जबरदस्ती आप काम करा रहे हो वो भी विदाउट पेमेंट, ठीक है। भाई देखिए, यदि आप कहीं पर एम्प्लॉयड हो तो आपका मन हो या ना हो आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं या पेमेंट मिल रही है, जो भी है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विदाउट पेमेंट, पेमेंट नहीं मिल रही होगी, दैट इज टर्म्ड एज फोर्स्ड लेबर। और इसी फोर्स्ड लेबर के जो अदर सिमिलर फॉर्म्स है उसको भी ये सेक्शन, आई एम सॉरी, उसको भी ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है। कैसे, जैसे बॉन्डेड लेबर, आपने सुना होगा, बंधुआ मजदूरी इसे कहते थे। बंधुआ मजदूरी भी एक प्रैक्टिस है, इंडिया में बहुत प्रिविलेंट थी, हिंदी फिल्मों में दिखाया गया होगा कि तुम्हारे परदादा ने हमारे परदादा से कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पाए, तो वो बंधुआ मजदूरी करते रहे, उनके बाद दादा करते रहे, दादा के बाद पिताजी करते रहे, फिर हम कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे भी करेंगे। दैट वाज बॉन्डेड लेबर, आपसे कंपल्सरीली विदाउट पेमेंट काम कराया जाता है उसमें, ठीक है, बंधुआ मजदूरी में। सो बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर, बेगार, इस तरह के जो कंपल्सरी वर्किंग विदाउट पेमेंट वाली प्रैक्टिसेस हैं उनको ये प्रोहिबिट कर रहा है ये पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तीनों प्रैक्टिस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड या बेगार या फिर बॉन्डेड लेबर जैसे अदर फॉर्म्स, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ह्यूमन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दीज आर एक्सप्लॉइटिंग। एंड आर्टिकल 23 क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन का प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें मोटा मोटी आर्टिकल 23 रोकता है। अब बात आ जाती है वही कि इन दोनों प्रैक्टिसेस को स्टेट कैसे रोकेगा कि कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ फोर्स लेबर या बेगार या फिर बॉन्डेड लेबर जैसी प्रैक्टिसेस ना करे, तो इनको रोका जाता है लेजिस्लेशन से, लॉज से। पार्लियामेंट लॉज बनाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो इससे रिलेटेड है वो है, नंबर 1, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976। 1976 में ये एक्ट आया जिसने इस पूरे सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया, ठीक है। दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज फिक्स कर देता है कि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए कम से कम इतना वेज, इतनी मजदूरी, इतनी दिहाड़ी तो देनी ही पड़ेगी। ये दो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं जो कहीं ना कहीं फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर या बेगार को रोकने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आर्टिकल 23
तो ये था आर्टिकल 23 जो कहता है कि कंपलसरी लेबर नहीं कराया जाएगा बिना पेमेंट के, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? द स्टेट कैन कंपेल एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस with or without payment. Please mark this line, with or without payment. स्टेट कंपल्सरीली किसी इंडिविजुअल से उसकी सर्विसेज, उसकी सेवाएं ले सकता है विद और विदाउट पेमेंट। चाहे स्टेट तो पे करे, चाहे तो ना करे। कब? इन पब्लिक इंटरेस्ट। कब? इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन क्या जरूरी है वहां पर? विदाउट एनी डिस्टिंक्शन मेड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दीज। इन ग्राउंड पे डिस्टिंक्शन नहीं करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको सर्विस चाहिए, ले लो, लेकिन रिलीजन पे, रेस पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बिल्कुल करंट एग्जांपल। पहले मैं जब ये टॉपिक का एक्सेप्शन पढ़ाता था तो मैं एग्जांपल दिया करता था यूजुअली वॉर का, ठीक है, कि युद्ध जैसी कोई स्थिति बनी है तो जो सिविलियंस भी हैं, स्टेट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में उनकी सर्विसेज ले सकता है कि आपको भी भाई जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। मैं ये एग्जांपल दिया करता था। अभी हम एक दूसरे तरह का युद्ध लड़ रहे हैं, बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल से हम समझे। कोरोना एक वर्ल्ड वॉर जैसा लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर्टिकुलर एनिमी के अगेंस्ट लड़ रही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट चाहे तो किसी डॉक्टर की कंपलसरी सर्विस ले सकता है ना। भाई आपको कंपलसरीली मरीजों को देखना पड़ेगा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करते हो तो भी। अब हम चाहें तो आपको पेमेंट कर देंगे यदि हमारे पास उतने फंड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन आपसे कंपलसरीली काम कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये रिक्वायर्ड है। कोरोना के इस दौर में पब्लिक इंटरेस्ट कहता है कि डॉक्टर सर्व करें पेशेंट को। तो स्टेट किसी प्राइवेट डॉक्टर को भी कंपेल कर सकता है कि आप सरकारी अस्पताल में आओ और आकर अपनी सर्विसेज दो। पैसा होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन स्टेट क्या नहीं करेगा कि भाई सिर्फ मुसलमान डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कर सकता, या सिर्फ हिंदू डॉक्टर होगा बाकी कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता, या फिर सिर्फ एक तमिल डॉक्टर होगा उसी से सर्विस लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, या सिर्फ एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए पुरुषों को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इनके ग्राउंड्स पर, सिर्फ और सिर्फ इनके ग्राउंड्स पर डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर और लॉयर में यहाँ पर डिस्टिंक्शन हो सकता है, लेकिन विद इन डॉक्टर इन ग्राउंड पर नहीं हो सकता है डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो स्टेट चाहे तो कंपेल कर सकता है, मजबूर कर सकता है एक इंडिविजुअल को टू प्रोवाइड सर्विस विद और विदाउट पेमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23। इसको आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सारे राइट्स जो हैं वो एक्सेप्शंस के साथ आते हैं, एब्सोल्यूट कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। So that was Article 23 along with its exception। right against exploitation से related अगला आर्टिकल है आर्टिकल 24 which provides for prohibition of employment of children in फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। बच्चों का फैक्ट्रियों में, कारखानों में, मिलों में एम्प्लॉयमेंट को रोकता है ये आर्टिकल, ठीक है। पढ़ते हैं इसके डिटेल। इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय करने से रोकता है, ठीक है। जो खतरनाक कारखाने हैं, जो खतरनाक चीजों से डील करता है, उस तरह के एक्टिविटीज में, उस तरह की इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय होने से रोकता है ये आर्टिकल 24, ठीक है। किस तरह की एक्टिविटीज होती है? हैजार्डस एक्टिविटीज सच एज डीप माइनिंग, कोयले वोयले की जो माइनिंग होती है, या फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज,
एक होमवर्क लिख लो यहाँ पर आप सारे लोग, कल मुझे देखकर उस शहर का नाम बताओगे विच इज फेमस फॉर फायर क्रैकर इंडस्ट्री, ठीक है, और किस स्टेट में वो है, ठीक है। और दूसरा मैच स्टिक्स, तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप होमवर्क में ये लिख लो, दो शहर हैं, एक फायर क्रैकर्स के लिए फेमस है, एक मैच स्टिक्स के लिए फेमस है, आप इन दोनों के नाम कल खोज कर लाओगे, ठीक है, और उनके स्टेट भी खोज कर ले आना, ठीक है। तो फायर क्रैकर है यानी पटाखे वटाखे जहां पर बनते हैं, हैजार्डस है ना, आग वाग लग सकती है, रिस्की है ना। या मैच स्टिक है, माचिस, ठीक है, तो माचिस हमेशा दिया जलाने के काम या अगरबत्ती जलाने के काम तो नहीं आती, चिता भी उससे जल सकती है, तो इट इज अगेन हैजार्डस एक्टिविटी। तो 40 ईयर से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की हैजार्डस एक्टिविटी में एम्प्लॉय करने से रोकता है ये आर्टिकल, किस किस को, बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। क्यों भाई ये उम्र क्यों रखी है, याद करो आर्टिकल 21A भाई, ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है। स्टेट एक तरफ कह रहा है कि तुम पढ़ो लिखो, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन तुम्हें दे रहे हैं, अब तुम इंडस्ट्री में काम करते रहोगे, खास तौर पर हैजार्डस इंडस्ट्री में, तो पढ़ने लिखने कब जाओगे। बट एक बात कही जाती है कि चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम, बाल मजदूरी जो है, वो एक तरह का नेसेसरी इविल है, नेसेसरी इविल है, बुरा तो है लेकिन बहुत जरूरत होती है उसकी। क्यों, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं इस उम्र से कम के बच्चे इतने मजबूर होते हैं कि यार उनको काम करना ही पड़ेगा, मान लीजिए अनाथ है, या फिर माता पिता जो है वो दोनों अपंग हैं, विकलांग हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर और भी कुछ रीजन से उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में काम करने से नहीं रोक रहा है ये आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा इस बात पर बहुत अच्छे से, नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में काम करने से नहीं रोक रहा है ये आर्टिकल, ठीक है। आप लोगों ने सबने कम से कम देखा होगा, चाय की दुकानों पर, ढाबों पर छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 7-8 साल के काम करते हैं, सुबह अखबार बांटने जाते हैं, और भी कई तरह की चीजों में, इवन घर के कामों में जो हाउस हेल्प होती है, डोमेस्टिक हेल्प होती है, बर्तन धोना, इन सब में भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। बट ये सब नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज है, इसलिए इसको आउटराइटली प्रोहिबिट नहीं कर सकती स्टेट। क्यों, प्रोहिबिट तो कर दे, अब स्टेट खुद उनको दाल रोटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ना, तो क्या करें बेचारे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। इसके लिए नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में उनको करने के लिए एक तरह से अलाउ करते हैं कि यार ठीक है चलो कर लो, वैसे तो देखा जाए तो वो भी अलाउड नहीं, ठीक है। बट आर्टिकल 24 जो है वो स्पेसिफिकली हैजार्डस एक्टिविटीज की बात करता है, ठीक है। समझ में आई ये बात, बहुत ही सिंपल सी है, बस इसमें याद रखने वाली 3-4 चीजें हैं, एक ये एज ब्रैकेट याद रखना है आपको, दूसरा हैजार्डस एक्टिविटीज, हैजार्डस इंडस्ट्रीज, इनको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कैसे रोकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, बाल श्रम को उन्मूलन के लिए, बाल श्रम की रोकथाम के लिए कुछ पर्टिकुलर लॉज भी हमारे पार्लियामेंट में बनाए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आपको मैं बता रहा हूं, वो आप देख लीजिए, या आपको और भी दूसरी जगहों पर काम में आएंगे। कभी चाइल्ड राइट्स पर कोई ऐसे लिखने आ जाए, या चाइल्ड राइट से, चाइल्ड इश्यूज से रिलेटेड कोई आंसर लिखने आ जाए, सोशल इश्यूज के टॉपिक में, या फिर और दूसरे किसी सब्जेक्ट में, इवन ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह में, तो ये सब काम में आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो एक्ट है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. This is the most important legislation which prohibits the child labor. इसको तो आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत बहुत अच्छे से ये नाम
और ये ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रीलिम में भी और इंटरव्यू में भी। यदि आप अपने आंसर में ये सब लिख कर आओगे तो आपका आंसर एक अलग ब्यूटी मिलेगी इसको, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, ठीक है। देश आजाद हुआ था और फिर हमारे देश में ये फैक्ट्रीज एक्ट आया, क्यों? ताकि मजदूरों की, लेबर्स की राइट्स को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसमें भी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे। देन एक और लेजिस्लेशन है, माइंस एक्ट ऑफ 1952। ये भी रोक रहा है कि भाई माइंस में नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा चिल्ड्रन को। वाई? बिकॉज माइनिंग इज अ डेंजरस हैजार्डस फैक्ट्री, इट इज अ हैजार्डस एक्टिविटी। देन एक और है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1938। ये कॉलोनियल एरा का लॉ है ना। देन बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट ऑफ 1966। आप सभी यदि सागर से हैं या सागर के आसपास से आपका कनेक्शन है तो आपको ये एक्ट जरूर याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सागर में बीड़ी से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम है। बीड़ी का सबसे बड़ा सेंटर पूरे भारत का जो है वो सागर है, या बुंदेलखंड एरिया जो है, क्योंकि बीड़ी बनती है दो चीजों से, टोबैको और तेंदू, ठीक है। तो तेंदू पत्ता जो है वो सबसे ज्यादा सागर और उसके आसपास के जिलों में होता है, जैसे दमोह वगैरह। तो इसीलिए बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट ऑफ 1966 हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जाए, आप बताएंगे कि सर हम सागर से हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा वहां पर तो बीड़ी की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, या यूं कहें कि बीड़ी एक कॉटेज इंडस्ट्री टाइप है। तो बताइए बीड़ी के मजदूरों के लिए कौन सा एक्ट है? सो दिस इज द एक्ट। अच्छा, चिल्ड्रन के लिए उसमें क्या कुछ प्रोविजन है? तो हाँ है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। तो ये सारे एक्ट आप याद रखिएगा। देन 2005 में एक और एक्ट आता है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो ये एक कमीशन है, एक स्टैच्यूटरी कमीशन है जो 2005 में बनी थी। किस लिए? फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है उनके स्पीडी ट्रायल के लिए, उनके त्वरित न्याय के लिए, या फिर चाइल्ड राइट के वॉयलेशन से रिलेटेड एक्ट से डील करने के लिए ये कमीशन बना है, ठीक है। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एमपीपीएससी के अपडेटेड सिलेबस में एक्सप्रेसली उनने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन और स्टैच्यूटरी कमीशंस के बारे में अब एग्जाम में पूछा जाएगा। सो वन ऑफ द स्टैच्यूटरी कमीशन इज द कमीशन फॉर चाइल्ड राइट या कमीशन फॉर चिल्ड्रन, जो बन रही है कब? 2005 में। किस लिए? फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और फॉर वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट केस भी मैं आपको बता देता हूं। इस केस का नाम है विनीत नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1996 का केस। इस केस के बारे में तो रेफर लक्ष्मीकांत में भी किया हुआ है, लेकिन इसका नाम वहां पर नहीं दिया हुआ है, तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डायरेक्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति ऑफेंडर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, यानी कि हैजार्डस एक्टिविटी में वो बच्चों को 14 साल से कम उम्र के एम्प्लॉय कर रहा है, तो ऐसे ऑफेंडिंग एम्प्लॉय पर जुर्माना लगाया जाएगा। कितने रुपए? 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। और साथ ही साथ स्टेट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा 5,000 रुपए।
ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 25,000 रुपए। ये 25,000 रुपए किस लिए काम में आएगा, फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा जो फंड बनेगा ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर और स्टेट के जॉइंट कंट्रीब्यूशन से, वो बच्चों के पुनर्वास के लिए, पुनरुत्थान के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के लिए वो कॉर्पस, वो फंड इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात कही थी विनीत नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 के केस में। ठीक है, so this was the discussion on 23 and 24 which provided for right against exploitation. Are we clear on the two articles?